हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर ऑन ऑफ पैथोलॉजी, जो कि होने वाला है सेलुलर एडेप्टेशन के ऊपर। सेलुलर एडेप्टेशंस। तो बिफोर वी स्टार्ट, मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि एक सेल डिवीज़न में कितना टाइम लगता है। ह्यूमन सेल डिवीज़न में हम जानते हैं कि 24 आवर्स टाइम लगता है। तो ये सेल को माइटोसिस के थ्रू दो आइडेंटिकल सेल में डिवाइड होने में 24 घंटे लगते हैं। अगर ह्यूमन बॉडी में जितना भी सेल है, मान लो एक एजम्पशन ले लेते हैं, रॉ एजम्पशन की ये कोई ह्यूमन बॉडी है और इनमें जितना भी सेल है वो अगर 24 घंटे में सब के सब माइटोसिस के थ्रू डबल हो जाए तो ऑब्वियस सी बात है कि इनका साइज भी डबल हो जाएगा। तो 24 घंटे में इसका साइज कुछ ऐसा आ जाएगा और उसके अगले 24 घंटे में अगर फिर से सभी सेल डिवाइड कर जाए तो इसका साइज कुछ इससे भी डबल हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और उसके अगले 24 घंटे में तो कुछ ऐसा दिख जाएगा ये। तो हर 24 घंटे में अगर डबल होता रहा तो इसका साइज भी डबल होता रहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ़ सेल डबल हो रहे हैं तो उसका साइज भी डबल हो जाएगा। पर ऐसा होता नहीं है, हर 24 घंटे में कोई भी आदमी डबल होता नहीं है। तो इसमें एक बात क्लियर हो जाता है कि जितना भी सेल है हमारे अंदर ह्यूमन बॉडी के ऑल सेल्स जो है डिवाइड नहीं करते हैं। तो इसका कारण ये हो गया कि मान लो ये कोई सेल साइकिल मान लेते हैं हम। तो ये हो गया G1 फेज, ये एस, और ये G2, और ये एक्चुअल माइटोटिक फेज। इनमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज आ जाता है। तो इनमें जो है G1 और एस के अंदर इधर एक G0 फेज होते हैं, क्वेश्चन फेज भी कहते हैं इसको। तो सेल जब डिवाइड होने की कोई ज़रूरत है नहीं तो इसमें क्वेश्चन फेज में चला जाता है वो क्वेश्चन फेज। तो क्वेश्चन फेज में जब सेल होता है, इसको अगर डिवाइड करने की ज़रूरत होता है तब ये डिवाइड कर जाता है आगे जाके। पर जितनी देर तक इसको डिवाइड होने की ज़रूरत नहीं तो वो आगे का सेल साइकिल कंप्लीट करते नहीं है, इसीलिए ह्यूमन का साइज जो है नहीं बढ़ते हैं। तो ये जो है क्लासिक एक सेल हो गया। और ज़्यादातर सेल जो है कुछ इस तरीके का ही चलते हैं। जो भी स्केलेटल सेल्स वगैरह या फिर ऑर्गन्स के जितने भी सेल्स है सब के सब ये पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो इस टाइप का जो भी सेल है इसको हम कहेंगे ये स्टेबल सेल। एक और बात आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जब ह्यूमन जब जन्म लेता है तो छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा रहता है और उसके अगले 10-12 साल में जो है काफ़ी बड़ा हो जाता है। अब अगर किसी को देख रहे हो सामने से तो उसका ग्रोथ आप अप्रिशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि वो हर दिन जो है छोटा छोटा करके मतलब कॉन्टीन्यूसली डेवलप होता रहता है, कॉन्टीन्यूसली स्टेडी, एकदम स्लो, जो कि नंगे आँखों से हमको दिखता नहीं है। अगर आप 1-2 साल बाद किसी को देख रहे हो तो फिर आप अप्रिशिएट कर सकते हो कि ये तो ऐसा था, ये बड़ा हो गया ऐसे करके। पर जो है ग्रोथ हमें सामने से दिखता नहीं है, पर होता ज़रूर है, कॉन्टीन्यूसली वो ग्रो करते रहते हैं स्लोली। तो इसका मतलब ये हो गया कि कुछ एटलीस्ट कुछ सेल तो होगा जो कि कॉन्टीन्यूसली डिवाइड कर रहा है। तो कॉन्टीन्यूसली डिवाइडिंग जो सेल्स होते हैं उनको हम कहेंगे लायबल सेल्स। तो लायबल सेल्स वो हो गया जो कि कॉन्टीन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं, नो मैटर ऑफ व्हाट, ये डिवाइड करता रहता है। तो इन कैटेगरी में जो है आ जाते हैं हमारा बोन मैरो, क्योंकि बोन मैरो से ही ज़्यादा जितना भी ब्लड सेल्स है वो मतलब उधर से वो ऑरिजिनेट होता है। तो इसको डिवाइड करते रहना चाहिए, नहीं तो ब्लड सप्लाई, ब्लड में सेल का सप्लाई जो है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये घट जाएगा फिर। और एक हो गया हमारा इंटेस्टिनल लाइनिंग। इंटेस्टाइन के अंदर खाना जब पकते हैं तो एसिड के कारण वो लाइनिंग जो है लाइनिंग का सेल डेड होते रहते हैं और ये रीजनरेट होते रहते हैं। तो ये दो जो है सेल कॉन्टीन्यूसली, ये मतलब G0 में जाता नहीं है, ये कॉन्टीन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं। और एक कैटेगरी जो हो गया वो आपका हो गया परमानेंट सेल। ये जो है एक बार मतलब फीटस जन्म ले लिया,
उसके बाद कभी भी ये डिवाइड होता ही नहीं है, ये सेल साइकिल में एंटर करते ही नहीं है। तो ये जो है इनमें दो टाइप का एग्जांपल है बस। ये हो गया आपका कार्डियक मसल्स, हार्ट मसल्स जो है डिवाइड नहीं करते हैं, और एक हो गया न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स भी डिवाइड नहीं करते। तो ये दो टाइप का। तो हमारा बॉडी में जो है तीन टाइप का सेल हो गया। एक हो गया स्टेबल, दूसरा लायबल, और तीसरा हो गया परमानेंट। बेसिस बेसिस हो गया इसका एबिलिटी टू डिवाइड, एबिलिटी डिवाइड स्टेबल कर सकते हैं पर करते नहीं है इन जनरल, जब तक ज़रूरत ना हो ये करते रहते हैं, और ये कर नहीं सकते। तो ये था बेसिक डिफरेंस। अब हम इस सब्जेक्ट पे आ जाते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल। आप मान लो कि एक स्टोर खुला है, इधर स्टोर खुला है आप, और ये आपका क्लॉथिंग स्टोर मान लेते हैं। तो ये क्लॉथिंग स्टोर आपने खोला, पर जो है सेल आपका एज एक्सपेक्टेड जा नहीं रहा, तो आप स्ट्रेस में आ गए। तो क्या करोगे आप कुछ स्टेप्स लोगे ताकि ये सेल वापस से रिस्टोर हो जाए। तो मान लेते हैं पहले आप जो है कुछ ऑफ़र रन करेंगे, लाइक 50% ऑफ, बाय ऑन गेट ऑन, ये करके। अगर इससे आपका सेल वापस नॉर्मल में आ गया, तो अब ऑब्वियस सी बात है कि इस जो है प्रमोशनल जितना भी स्टेप्स आप लिए थे इसको आप बंद कर दोगे। और उसके बाद भी अगर ठीक ना हुआ तो शायद आप कुछ और स्टेप लोगे, जैसे कि स्टोर की लोकेशन चेंज, या फिर रेनोवेशन, या फिर नया स्टॉक लाओगे आप, न्यू स्टॉक्स कि, और जो मॉडल चल रहा है आप रिसर्च करके वो लाए सेल करने के लिए। अगर इससे भी चला गया तो आप वापस से जो है नॉर्मल स्टेज पे आ जाओगे, आपका स्ट्रेस ख़त्म। पर इससे भी अगर काम ना बना तो शायद आपको मजबूरन, आपके पास चॉइस नहीं है, आपको कुछ और हार्ड स्टेप लेना पड़ेगा, जैसे कि आप शायद सेल कर दो, या फिर स्टोर जो है डिज़ोल्व कर दो। तो कुछ ऐसे ही होते हैं हमारे बॉडी में भी। जब कोई कोई से भी स्ट्रेस आते हैं बॉडी में, तो बॉडी एट फर्स्ट क्या करते हैं, इसको एडाप्टेशन करते हैं। स्ट्रेस यानी कोई भी स्टिमुलस जो कि नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल जो सिचुएशन था उससे हट के कुछ अगर आ गया, तो ये क्या करते हैं, पहले ट्राई करते हैं कि हम एडाप्टेशंस कर लेते हैं। उससे अगर स्ट्रेस चला गया तो ठीक है, बॉडी वापस में नेचुरल जो है कंडीशन में चला जाता है, जो कि फ्रूटफुल हुआ, चलो सभी ठीक है। अगर इससे बात ना बना, एडाप्टेशंस के बाद भी जो है बॉडी नॉर्मल स्टेज पे वो जो स्ट्रेस था वो नहीं हटा, तो क्या करेगा कि रिवर्सिबल सेल इंजरी कर लेगा ये, रिवर्सिबल इंजरी। रिवर्सिबल इंजरी जो है बॉडी पुट अप कर लेगा। तो इससे अगर स्ट्रेस चला गया तब तक भी ठीक है, बॉडी वापस में नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा। पर इससे भी अगर ना बना तब तो मजबूरन इसको कुछ हर स्टेप लेना ही पड़ेगा, और वो होता है हमारा इरिवर्सिबल इंजरी, इरिवर्सिबल इंजरी। इस पॉइंट तक जो है, इधर एक लाइन खींच लेता हूँ मैं अलग कलर से। ये पीला लाइन के ऊपर तक जो है, यहाँ तक अगर ठीक हो गया सिचुएशंस, तो ये वापस में नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा। पर अगर एक बार इरिवर्सिबल इंजरी हो गया तो उसके बाद ये वापस में जा नहीं सकता, और इस इस लाइन को हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न मान सकते हैं, लाइन ऑफ नो रिटर्न। अब तो इसका डेस्टिनी एक ही हो गया कि ये सेल जो है डेड हो जाएगा अल्टीमेटली, आगे चल के सेल डेथ ही इनका डेस्टिनी हो गया।
तो कुछ इस तरीके से फंक्शन करते हैं। तो आज के टॉपिक हमारा जो है ये एडाप्टेशंस है। बाकी के टॉपिक आगे आगे लेक्चर में देखेंगे हम। तो एडाप्टेशंस के बारे में एक ब्रीफ ले लेते हैं। सेलुलर एडाप्टेशन जो है हमारे बॉडी में करते हैं वो 5 टाइप का होता है। वो हो गया पहले तो हाइपरट्रॉफी, उसके बाद आ गया हमारा हाइपरप्लेसिया, उसके बाद आ गया एट्रोपी, उसके बाद मेटाप्लेसिया, और उसके बाद जो है डिस्फेसिया। तो इधर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा इजी शब्दों में एकदम, ताकि आपको समझ में आए। हाइपर हाइपर यानी बढ़ जाना किसी भी चीज़ का। तो ये दो है, ये दो जो हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेसिया, ये किसी चीज़ को इंक्रीज की रिलेट कर रहे हैं, और मतलब घट जाना। तो ट्रॉफी ट्रॉफी अगर आपको बोला जाए ये वर्ड ट्रॉफी, तो आपके मन में पहले क्या आता है? जो ट्रॉफी होते हैं, हम कोई भी कंपटीशन में या फिर किसी भी जो भी होते हैं ना, तो उनमें जो जीतते हैं उनको ट्रॉफी दिया जाता है, जो रनर्स अप होते हैं उनको भी ट्रॉफी दिया जाता है। तो ट्रॉफी जो है, जो विनिंग टीम है, कोई सा भी कंपटीशन मान लो, आप आईपीएल ही मान लो, तो विनिंग टीम को जो है बड़ा ट्रॉफी दिया जाता है, और जो विनर और जो रनर्स अप टीम होते हैं उनको जो है थोड़ा सा छोटा ट्रॉफी दिया जाता है। तो यहाँ पे फ़र्क किसका आता है? साइज का। हम चाहते हैं कि आप इससे रिलेट करो कि हाइपर यानी बढ़ जाना, और ट्रॉफी मतलब साइज। ट्रॉफी साइज से रिलेट कर सकते हो आप इस चीज़ से, कि विनर टीम को जो है बड़ा ट्रॉफी दिया जाता है, और रनर्स अप टीम जो रहते हैं उनको छोटा। इसका मतलब हाइपर ट्रॉफी जो है ये उस तरीके का एडेप्टेशन जब सेल स्ट्रेस आने पे अपना साइज बढ़ा लेते हैं। ये हो गया। और प्लेसिया प्लेसिया को आप रिलेट करो प्लेस से। मान लो आपको मैं पूछ रहा हूँ कि आप हाँ भाई, तू लखनऊ से है, तो मेरे को ये बता कहाँ कहाँ बिरयानी सबसे अच्छा मिलता है। या फिर आप मुंबई से है, तो मैं मुंबई घूमने आ रहा हूँ, तो उड़ा पाव कहाँ कहाँ सबसे बढ़िया मिलेगा। अब इधर फोकस करो, कहाँ कहाँ, या यानी हम एक प्लेस में किधर किधर, मतलब हम नंबर में फोकस कर रहे हैं, इधर किधर मिलते हैं। ये 7 जगह है, आप मान लो बोला कि ये 7 जगह है, इसमें जो है बिरयानी सबसे अच्छा मिलता है, यानी इधर एक नंबर का कोरिलेशन आ रहा है। तो इससे आप रिलेट कर सकते हो हाइपर प्लेसिया यानी इंक्रीज। हाइपर मतलब तो इंक्रीजमेंट हो गया हो इन नंबर। तो स्ट्रेस आने पे जब सेल अपना नंबर बढ़ा लेते हैं, उस टाइप का एडेप्टेशंस को हम हाइपरप्लेसिया कहेंगे। इधर तो ये दो क्लियर हो गया एकदम, आई होप। और एट्रोफी, ट्रॉफी का तो हम पहले ही समझ लिया, और जो है मेडिकल टर्म में या फिर एब्रीविएशंस में ये मतलब घटना। तो इसमें जो है साइज घट जाता है, डिक्रीज इन साइज। ये 3 एकदम क्लियर हो गया आपको। ये 2 स्पेशल केस है, ये मैं आपको समझा देता हूँ। मेटाप्लेसिया जो है ट्रांसफॉर्मेशन, सिंपल शब्दों में बोला जाए तो ट्रांसफॉर्मेशन। जब स्ट्रेस आने पे कोई सेल टाइप दूसरा सेल टाइप में बदल जाता है, और अगर स्ट्रेस वो चला गया तो फिर वो वापस में जो ओरिजिनल फॉर्म था उसका, उसमें चला जाता है। तो क्या हो गया, मान लो कॉलमनर हो गया ये। कॉलमनर कुछ इस तरीके का सेल, इधर न्यूक्लियस, और कॉलमनर से क्यूबॉइडल। कोई ऐसा सिचुएशन आ गया कि कॉलमनार उसको विथस्टैंड नहीं कर पा रहा है, और क्यूबॉइडल सेल जो है वो बहुत अच्छे से इसको विथस्टैंड कर लेगा। कोई भी सिचुएशन हो गया ऐसा, तो ये कॉलमनार जो है क्यूबॉइडल में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। और जब स्ट्रेस चला जाएगा, स्ट्रेस आने पे, और जब स्ट्रेस चला जाएगा तो ये आपस में अपना जो है ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। इसी जो इंटरचेंज होते रहते हैं,
तो इस टाइप का एडाप्टेशंस को हम कहेंगे कि मेटाप्लेसिया हो गया है। टिश्यू के अंदर ये मान लो एक टिश्यू है, इनमें बहुत सारा सेल्स है, तो कोई स्ट्रेस आने पे जो सेल जो है एबनॉर्मल डेवलपमेंट कर लेता है। अब इसको रियल लाइफ एग्जांपल से हम रिलेट करवा नहीं सकते उतना, पर उतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है। ये साइज एंड शेप में चेंज कर जाएगा, और जो है स्ट्रेस जाने पे स्ट्रेस वापस जब चला जाएगा तो ये वापस में जो अपना ओरिजिनल फॉर्म था वो रिगेन कर लेगा। मान लो ये स्ट्रेस आने पे जो है फ्लैट हो गया, जब स्ट्रेस चला गया तो ये वापस में जो है राउंड बन गया, ऐसे करके। हमारा पहला टॉपिक जो है वो हो गया, हाइपरट्रॉफी से स्टार्ट करते हैं। तो हाइपरट्रॉफी यानी इंक्रीज इन साइज, ये तो हो गया। और उसके बाद देख लेते हैं ये किस टाइप का सेल में होते हैं। तो हम पहले ही 3 टाइप का सेल की बात कर रहे थे, स्टेबल और लायबल और जो है परमानेंट। तो साइज में बढ़ जाना ये तो मतलब स्टेबल में हो सकते हैं, लायबल में भी हो सकते हैं, और परमानेंट में भी हो सकते हैं। पर यहाँ पर एक कैच है कि लायबल में इतना ज़्यादा दिखता नहीं है। ये लायबल जो है कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं, तो इसीलिए इनमें इंक्रीजमेंट ऑफ साइज उतना ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया जाता, मतलब देखने को नहीं मिलता। और ये जो है ज़्यादातर कार्डियक, स्केलेटल और न्यूरॉन देखा जाता है। जो है कार्डियक मसल हो गया, स्केलेटल और न्यूरॉन, ये 3 सेल में जो है सबसे ज़्यादा हाइपरट्रॉफी देखा जाता है। मतलब इसका साइज जो है स्ट्रेस आने पे बढ़ जाने का वो रहता है। तो मैकेनिज्म देख लेते हैं इसका। ये मान लो कोई सेल, इसमें न्यूक्लियस है और भी छोटा मोटा बहुत सारा ऑर्गेनल्स है, जो है राइबोसोम वगैरह, ईआर, गोल्गी बॉडी, ये सब सेंट्रियोल, कंट्रियोल, और जो है ये साइटोप्लाज्म मान लो, ऐसे करके साइटोप्लाज्म है। तो सेल अगर बढ़ना चाहे साइज में तो 2 तरीका है। एक तो अगर वाटर डिफ्यूज़न हो गया तो इसको हम जो है हाइपरट्रॉफी नहीं कहेंगे। जब वाटर सोख करके जब सेल बड़ा हो जाता है उसको हाइपरट्रॉफी नहीं कहा जाता है। हाइपरट्रॉफी मतलब इसका ओरिजिनल में साइज बढ़ जाना, मतलब जब ये प्रोटीन सिंथेसिस, स्ट्रक्चरल प्रोटीन जितना है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स और ऑर्गेनल्स, इसका जब सिंथेसिस बढ़ जाएगा और उसके कारण जो है इसका साइज बढ़ जाएगा। मान लो ये था प्रीवियस साइज और ये आफ्टर हाइपरट्रॉफी, तो जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स है और जो ऑर्गेनल्स है इसके अंदर, ये बढ़ के जब मतलब बड़ा हो जाएगा और भी ऑर्गेनल्स ऐड हो गए इधर उधर, तो ये जो इंक्रीजमेंट इन साइज, इसको हम कहेंगे कि ये जो है हाइपरट्रॉफी एडाप्टेशन शो कर रहा है, एडाप्टेशन। इसके बाद एग्जांपल में आ जाता है। अब हम आते हैं हाइपरट्रॉफी के एग्जांपल्स पे। तो कोई भी एडाप्टेशंस का 2 टाइप का जो है एग्जांपल्स रहेगा। एक हो गया आपका फिजियोलॉजिकल, एक हो गया पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल यानी नॉर्मल टाइप का, नॉर्मल नहीं है, मतलब नॉर्मल होगा तो सेल क्यों ही एडाप्टेशंस करने जाएगा। एबनॉर्मल है पर वो डिजीज़ भी नहीं है। और पैथोलॉजिकल में है जो है वो डिजीज़ आ गए, मतलब डिजीज़ आ जाएगा। तो सबसे पहला जो एग्जांपल हो गया पैथोलॉजिकल, वो हो गया वेट लिफ्टिंग।
या फिर जिमिंग कह सकते हो। जो हम बॉडी बनाने के लिए करते हैं ना, वो क्लासिक जो है हाइपरट्रॉफी का एग्जांपल है। और जो है प्रेग्नेंट यूटरस मैं डिस्कस करूँगा आगे जाके। मैं अभी जस्ट एग्जांपल्स इधर नोट डाउन कर लेता हूँ, तो जिस्ट आप करने में ईजी होगा। प्रेग्नेंट यूटरस और पैथोलॉजिकल में दो एग्जांपल आ जाएगा, और ये बहुत कॉमन भी है आगे जाके, ये मतलब सर्जरी मेडिसिन में बहुत काम आएगा। जो हार्ट डिजीज होता है, एक हो गया LVH यानी लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, और एक हो गया aortic स्टेनोसिस। तो दो फिजियोलॉजिकल वेट लिफ्टिंग और प्रेग्नेंट यूट्रस, और दो पैथोलॉजिकल लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी और aortic स्टेनोसिस। तो इसमें होता क्या है, जब आप जिम में जाते हो और डंबल उठाते हो या फिर कोई सा भी एक्सरसाइज करते हो वेट लिफ्टिंग का, तो जो मसल्स है उनमें स्ट्रेस आते हैं, ये फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस। तो ये स्ट्रेस के कारण जो है बल्क अप कर जाता है, तो इसी कारण जो है बॉडी बनता है। ये बॉडी बिल्डर जो है उनमें प्रोमिनेंट होता है। आपका पतला सा मसल वो बड़ा हो जाता है, ये हाइपरट्रॉफी के कारण। और प्रेग्नेंट यूट्रस यूट्रस जनरली जो है नॉन प्रेग्नेंट मदर में छोटा सा रहता है, पर जब ये प्रेग्नेंट हो जाते हैं या फिर कॉन्सीव करते हैं, तो फीटस को एकोमोडेट करने के लिए ये जब बड़ा हो जाता है, तो ये जो है क्लासिक एग्जांपल है हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेसिया दोनों का। हाइपरट्रॉफी यानी सेल तो बढ़ेगा ही इसका साइज बढ़ाने के लिए, प्लस उसके साथ साथ हाइपरप्लेसिया, मतलब जितना भी सेल था वो बड़ा हो गया और नया सेल भी ऐड अप हो गया। तो ये एक क्लासिक एग्जांपल है। ये एग्जाम में पूछा भी जाता है, हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेसिया एक साथ में जो है प्रेग्नेंट यूट्रस में दिखा जाता है। और लेफ्ट वेंट्रिकुलर का केस और aortic स्टेनोसिस का केस हम आगे आगे देखेंगे। तो एक काम करते हैं, पहले ये दोनों का जो है इमेज देख लेते हैं हम। ये इमेज मैंने रॉबिन से उठाया है। तो आप देख सकते हो इधर जो है नॉर्मल यूट्रस हो गया, सॉरी कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, येलो कर देता है। ये हो गया नॉर्मल यूट्रस छोटा सा, और जब प्रेग्नेंट मदर का यूट्रस होता है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। और इधर आप नॉर्मल सेल देख सकते हो, जितना भी है ये साइज में कितना बड़ा बड़ा सा हो गया, ऐसा बल्ज अप हो जाता है। तो ये एग्जांपल हो गया आपका। इसका नंबर भी इंक्रीज हो जाता है, मतलब नंबर इंक्रीज, साइज ऑल्सो इंक्रीज। तो नंबर और साइज दोनों जो है प्रेग्नेंट मदर में फिटस को अकोमोडेट करने के लिए, यूट्रस को बड़ा बनाने के लिए दोनों जो है बढ़ जाता है। किधर था हम, इधर। उसके बाद वेट लिफ्टिंग का भी एग्जांपल देख लेते हैं। इधर देख सकते हो आप, जो पहले का मसल्स था वो जितना भी था, वर्कआउट करने के बाद और वेट लिफ्टिंग के बाद ये जो है वाइड और मोर प्रोमिनेंट हो गया। अभी ये मसल देखो, और ये देखो डेल्टॉइड, या फिर ये बाइसेप्स देखो, और ये देखो बड़ा हो गया, जो है कुछ ऐसे ही काम करता है। इसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी में आ जाता है। सॉरी, ये जो है क्लासिक एग्जांपल है, जब कोई पेशेंट जब हाइपरटेंशन हाइपरटेंशन से डील कर रहा होता है, तो उसका जो है ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो उसके कारण रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। तो हमारा हार्ट का 4 चेम्बर
ये दोनों वेंट्रिकल मान लो आप, सॉरी छोटा बड़ा हो गया थोड़ा सा, एक मिनट, मैं कोशिश करता हूँ आइडेंटिकल करने की पर हो नहीं रहा, कोई बात नहीं। ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया और ये राइट वेंट्रिकल, और इसके ऊपर जो है राइट आउटा, और ये जो है लेफ्ट आउटा। तो लेफ्ट वेंट्रिकल मेनली काम करते हैं पूरा बॉडी में ब्लड को पंप आउट करने की। तो जब बीपी बढ़ जाता है तो इसको जो है इजेक्ट करने के लिए मोर फोर्स चाहिए होता है। तो ये जो वेंट्रिकुलर वॉल होते हैं, ये मान लो वेंट्रिकुलर वॉल था पहले, और वो ऐसे थिकन कर जाता है ताकि ये ज़्यादा फोर्स एग्जर्ट कर सके और ये जो है ब्लड पंप कर सके। तो इस एग्जांपल को जो है ये, और ये जो है ऐसा कि ऐसा ही रहता है, ये साइज में बढ़ता नहीं है, इसका जो है छोटा ही रहता है। और लेफ्ट राइट वेंट्रिकल एज इट इज़ रहता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल का वेंट्रिकुलर वॉल वाइड हो जाता है। तो इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं हम। ये इमेज भी हम उधर से मतलब रॉबिन से उठाया है। इसमें कलर चेंज कर लेते हैं ग्रीन में। ये जो बाउंड्री है ये हो गया राइट वेंट्रिकल का, और ये राइट वेंट्रिकल, और ये राइट वेंट्रिकुलर वॉल, ये जो दिख रहा है। और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये जो है लेफ्ट वेंट्रिकुलर वॉल। अब क्लियर कट देख सकते हो इधर कितना ज़्यादा बड़ा हो गया ये, मतलब इधर जितना भी सेल था वो सब साइज में इंक्रीज़ कर गया और कुछ ऐसे बड़ा हो गया इसके रिस्पेक्ट में। तो ये हो गया। उसके बाद वापस आते हैं हम आउटिक स्टेनोसिस। आउटिक स्टेनोसिस जो है बस रीइंफोर्स करते हैं, रीइंफोर्सेस LVH, यानी लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी जो है उसी को ये रेप्लिकेट करते हैं। जो हमारा मिट्रल वाल्व है, इसमें जब कैल्शियम या फिर ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस डिपॉजिट हो जाता है तो ये जो है अब नॉर्मली फ्लैप नहीं कर सकते, और ये जो है हार्ड एंड या फिर स्टीप हो जाता है। तो इसके कारण जो है ब्लड फ्लो हो नहीं सकते, मतलब ब्लड फ्लो तो हो सकते हैं पर वो रेजिस्टेंस की सामना करते हैं, और जितना होना चाहिए था उतना इजीली होता नहीं है। तो इसी कारण जो है और फोर्स चाहिए होता है ब्लड फ्लो करवाने के लिए, और इसके कारण वेंट्रिकुलर वॉल जो है आगे से और ज़्यादा थिकन हो जाता है। तो इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं हम। किधर गया ये, इधर आप देख सकते हो, ये जो है नॉर्मल आउटिक वाल्व जब ओपन होते हैं तो कुछ ऐसा दिखता है, और ये स्टेनोसिस के बाद कुछ इस तरीके का स्टीप हो जाता है, और जो है पहले से पहले जैसा ये ब्लड फ्लो करवा नहीं सकता है। सॉरी, ये मेस अप हो गया थोड़ा सा। एक मिनट बस। और ये क्लोज सिचुएशन में भी ये जितना मर्सिडीज जैसे लोगो बनाते रहते हैं, बना के रखते हैं, पर ये जब स्टेनोसिस हो जाता है तो ये कुछ ऐसा जो है डिपोजिशन के कारण स्टीप हो जाता है। तो ये था हाइपरट्रॉफी। इसके बाद आ जाते हैं हम जो है हाइपरप्लेसिया में। एक मिनट।
तो हाइपरप्लेसिया यानी इंक्रीज इन नंबर, जब स्ट्रेस आने पे सेल अपना नंबर बढ़ा लेते हैं तो उसको हम हाइपरप्लेसिया कहते हैं। अब इसमें भी देख लेते हैं कि कौन कौन सी सेल टाइप में इसको देखा जा सकता है। सेल टाइप हो गया आपका स्टेबल और लेवल और जो है परमानेंट। तो नंबर बढ़ेगा कैसे माइटोसिस के थ्रू? स्टेबल तो कर सकते हैं, लेवल तो करते ही रहते हैं, और परमानेंट जो है डिवाइड नहीं कर सकता, तो ये हाइपरप्लेसिया दिखा नहीं सकता। तो जितने भी आप मान लो कार्डियक हाइपरप्लेसिया है, ऐसा कुछ आप टर्म सुनोगे नहीं कभी, क्योंकि वो डिवाइड कर ही नहीं सकता, तो नंबर में कैसे ही बढ़ जाएगा। तो ये दो टाइप का सेल जो है स्टेबल और लायबल हाइपरप्लेसिया शो करते हैं। अब मैकेनिज्म देख लेते हैं इसका। ये मान लो एक सेल, तो सेल के सेल वॉल पे जो है ऐसे ग्रोथ रिसेप्टर रहता है, ग्रोथ रिसेप्टर्स। अब जब हार्मोन सीक्रेट होते हैं, ये मान लो कोई हार्मोन हो गया, इसको ग्रोथ फैक्टर कहलाएंगे हम। ग्रोथ फैक्टर आने पे ये इसके साथ बाइंडिंग करते हैं और जो है केमिकल चेंज के थ्रू जो है इसका ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं। अब नॉर्मल सेल पे जब ये मान लो 10 था और स्ट्रेस आने पे ये इंक्रीज होके 100 हो गया। अभी ये 10 था, ये 10 गुना बढ़ गया, ये बस एजम्पशन है। तो इसको जो है ये ले नहीं पाता उतना, तो इसको डिवाइड कर जाना सही, ये मतलब सही डिसीजन होता है। तो ये बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू ये सेल जो है माइटोसिस में एंटर कर देता है, और ऐसे चलते चलते जो है सेल का नंबर इंक्रीज हो जाता है। तो एग्जांपल देख लेते हैं इसका। एग्जांपल ऑफ हाइपरप्लेसिया। तो जैसे उधर था वैसे ही फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल, तीन तीन एग्जांपल बताऊंगा मैं, तीन फिजियोलॉजिकल और तीन पैथोलॉजिकल। तो फिजियोलॉजिकल में आ जाते हैं फीमेल ब्रेस्ट ड्यूरिंग प्यूबर्टी एंड प्रेगनेंसी। प्यूबर्टी में हार्मोनल चेंज के कारण और जो है प्रेगनेंसी में भी जब लैक्टेशन करने की ज़रूरत होता है तो फीमेल ब्रेस्ट का साइज जो है इंक्रीज हो जाता है। तो वो होता है हाइपरप्लेसिया के थ्रू, यानी सेल नंबर इंक्रीज होने के थ्रू। और उसके बाद दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम, यूट्रस मायोमेट्रियम। इसको हम हाइपरट्रॉफी में भी डिस्कस किए थे, अभी डिस्कस करेंगे एक बार और उसके बाद हो गया हमारा यूट्रस एंडोमेट्रियम। मायोमेट्रियम जो है मिडिल का लेयर है और एंडोमेट्रियम बाहर का लेयर है। यूट्रस एंडोमेट्रियम आफ्टर मेंस्ट्रुएशन। तो ये हो गया तीन फिजियोलॉजिकल एग्जांपल। अभी पैथोलॉजिकल पे चलते हैं। पैथोलॉजिकल में पहला एग्जांपल जो है स्किन वर्ड्स। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के कारण जो है स्किन में जो छोटा छोटा डॉट टाइप का दिखता है हमें, वो जो पानी भरा होता है वो नहीं, मतलब फ्लूइड फील्ड जो हमें आते हैं वो नहीं, जो वाट्स होते हैं प्रॉपर, वो HPV मतलब ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के कारण होते हैं, वो आ जाते हैं ये पैथोलॉजिकल एग्जांपल में हाइपरप्लेसिया का। उसके बाद हो गया हमारा एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम ऑलरेडी हम एक बार लिख चुके हैं फिजियोलॉजिकल में, पर वो मेंस्ट्रुएशन के कारण। और अब जो देख रहे हैं हम ये एक्सटर्नल एस्ट्रोजन के कारण, मतलब कोई और डिजीज ठीक करने के लिए जब एस्ट्रोजन देते हैं डॉक्टर्स किसी पेशेंट को, तो वो एस्ट्रोजन के एक्टिविटी के कारण जो है जब एंडोमेट्रियम का साइज बढ़ जाता है
तो वो सिचुएशन जो है हाइपरप्लेसिया का पैथोलॉजिकल सेक्शन में आता है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग सा, ये सबसे इंटरेस्टिंग मान सकते हो आप, जो कि है कॉम्पेंसेटरी। आप लोगों ने सुना होगा किसी का लिवर ख़राब हो गया या फिर किडनी ख़राब हो गया तो डोनेट करते हैं। या फिर किसी कारण अगर किसी का लिवर का जो है पार्शियल सर्जिकल रिमूवल की ज़रूरत होता है तो वो कर दिया जाता है। उसके बाद जो है इसका लिवर ऑटोमेटिक जो था वो रीजनरेट कर जाता है। ऐसा था मान लो, तो इसको हटाया दिया गया तो ये कुछ अभी ऐसा दिखेगा, पर कुछ ही देर में ये जो है डिवाइड कर करके अपना नंबर इंक्रीज करके वापस में जैसा था वैसा बन जाएगा। तो ये हो गया। या फिर जो नेफ्रोक्टोमी होता है, किडनी का कोई पार्ट अगर हटा दिया जाता है तो वो भी ऐसे रीजनरेट कर जाता है हाइपरप्लेसिया के थ्रू। तो एक एक करके हम सभी एग्जाम्पल को देखेंगे अभी। तो स्टार्ट करते हैं फिजियोलॉजिकल से। फीमेल ब्रेस्ट, तो ये मान लो कोई फीमेल ब्रेस्ट है नॉर्मल कंडीशन में, और ये जब स्ट्रेस आएगा, यानी जब ये स्ट्रेस क्या होते हैं इसमें कि जब एडोलेसेंस आ जाता है, और दूसरा प्रेगनेंसी, तो इसका साइज बढ़ने के लिए जो है इसका ये मान लो सेल हो गया, तो ये सेल जो है नंबर में इंक्रीज कर जाएगा। जितना भी था ये मान लो 10 के सेल्स था तो ये 20 के, या फिर जैसा बॉडी को लाएगा उस हिसाब से एडजस्ट करके इनका नंबर जो है इंक्रीज कर जाएगा। तो ओवरऑल ऑर्गन के साइज जो है बढ़ जाएगा फिर। तो ऐसे इंक्रीज नंबर ऑफ सेल्स हो गया। अब हम डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं इधर, और आप देख भी सकते हो इधर। एक मिनट, क्या आता है इसका फोटो, ये अब देख सकते हो इधर जितना भी सेल है इधर जाके जो है ये जितना भी सेल्स है इधर ये वाला स्लाइड में, ये नॉर्मल कंडीशन में, और ये जो है प्यूबर्टी या फिर प्रेगनेंसी। तो इनका नंबर जो है इधर आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये था फीमेल ब्रेस्ट का एग्जांपल हाइपरप्लेसिया में। इसके बाद दूसरा एग्जांपल पे आ जाते हैं हम। एक मिनट, इसको ऐड कर लेता हूँ। दूसरा एग्जांपल क्या था, यूटेरस मायोमेट्रियम। यूटेरस का 3 लेयर होते हैं, ये एक्टोडर्म, ये एक्टोमेट मिडिल का लेयर जो है मायोमेट्रियम, और ये एंडोमेट्रियम जो यूट्रस के अंदर की तरफ रहता है ऐसे करके। तो मायोमेट्रियम जो है ये दो टाइप का फिनोमेना एक साथ दिखाता है, हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेसिया। तो ये जो सेल है ये ऑर्गन को बड़ा करने के लिए ये नंबर में भी इंक्रीज करेगा और साइज में भी, नंबर साइज दोनों में इंक्रीज कर जाएगा। और फोटो आप लोगों को तो दिखा ही था। अब इसके बाद एंडोमेट्रियम में आ जाता है, और एक बार यूट्रस के। तो एक मिनट, ये मान लेते हैं यूट्रल एंडोमेट्रियम, इधर मायोमेट्रियम और इधर एक्टोडर्म हो गया। तो ये जो लाइनिंग है ये मेंस्ट्रुअल फ्लो के टाइम ये लाइनिंग जो है स्लाट ऑफ हो जाता है, और ये ब्लड फ्लो के थ्रू भेजाने के थ्रू ये और इनका जितना भी ब्लड वेसल्स वगैरह है ये सब मतलब बाहर आ जाता है मेंस्ट्रुएशन के टाइम। तो इधर कैसा सीन रहेगा कि
पहले मान लो ऐसे थिकन हो गया था, तो अभी ये जब स्लॉट ऑफ हो जाएगा तो कुछ इस तरीके से मान लो ऐसे ऐसे ये सब मेंस्ट्रुएशन के ब्लीडिंग के थ्रू ये निकल गया। तो मेंस्ट्रुएशन के ये 3 फेज होते हैं। पहले तो फॉलिकुलर फेज फॉलोड बाय ओव्यूलेशन। ये कोई फेज नहीं है, ये बस एक स्टेप है। इसके बाद हो गया ल्यूटियल फेज, और उसके बाद जो है मेंस्ट्रुअल फेज। तो मेंस्ट्रुअल फेज में जो है एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो है बाहर आ गया। अभी जो बचा खुचा लाइन है इधर, ये जो है अभी हाइपरप्लेसिया शो करेगा, और फिर से फॉलिकुलर फेज में जो है ये थोड़ा थोड़ा लाइनिंग एडअप करता रहेगा। थोड़ा थोड़ा करके ये जो है सेल डिवाइड होता रहेगा और लाइनिंग एडअप होता रहेगा, और ल्यूटियल फेज में भी ये ऐड होगा, और फिर फाइनली फिर से जैसा था पिछले बार वैसा कुछ ऐसे थिकन हो जाएगा ये वॉल। उसके बाद जब फिर से मेंस्ट्रुअल फेज आ जाएगा तो फिर से ये जो है स्लॉट ऑफ हो जाएगा, और कुछ इस तरीके से ये बाहर आ जाएगा, और फिर ये साइकिल चलता रहेगा। मतलब ये हाइपरप्लेसिया शो करते रहता है, और हाइपरप्लेसिया के कारण ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो है रीजनरेट होते रहते हैं, और फिर से ये बाहर आ जाते हैं मेंस्ट्रुएशन के फॉर्म में। तो ये हो गया। इसके बाद हम पैथोलॉजिकल एग्जांपल्स देखेंगे, स्किन वार्ड्स। तो आपको ले चलते हैं उधर ही। ये रहा, ये जो देख रहे हो आप, ये ये वार्ड्स जो है जब ह्यूमन पेपिलोमा वायरस किसी को अटैक करते हैं, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, तो उस रीजन का जो है सेल वो ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइड करने लगते हैं, और ऐसे हाइपरप्लेसिया शो करके ऐसे बाल जब हो जाते हैं स्किन के ऊपर, और ये जो है स्किन वार्ड्स शो करते हैं। इसके बाद ह्यूमन एंडोमेट्रियम के बारे में तो बता ही था अभी। एक मिनट, जो है ये एंडोमेट्रियम, सॉरी, ये मान लो एंडोमेट्रियम हो गया। तो बाहर का जब कोई एस्ट्रोजन आते हैं, एक्सटर्नल एस्ट्रोजन मेडिकेशन के फॉर्म में, तो ये जो है एक्सेसिव बड़ा हो जाता है। ये नेचुरल था मान लो मेंस्ट्रुएशन से पहले, तो ये अब ऐसे बड़ा हो जाएगा, और एक्सेसिव ब्लीडिंग की कंप्लेंट आएगा पेशेंट की तरफ से। तो ये पैथोलॉजिकल कॉज के अंदर आ जाएगा हाइपरट्रॉफी के। एस्ट्रोजन ओवर एक्टिविटी के कारण जितना भी सेल ये मतलब नंबर बढ़ा रहा था वो अभी पहले से ज़्यादा बढ़ाने लगेगा, और जो है एक्सेसिव ब्लीडिंग होगा मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे। और उसके बाद जो है लीवर का एग्जांपल आप लोगों को बताई था मैंने। ये अगर हटा दिया जाएगा तो 24 घंटे के अंदर अंदर जो है इसका सेल डिवाइड स्टार्ट हो जाएगा, और कुछ ही देर में ये जो है आगे का जो शेप था, प्रीवियस शेप, वो रिगेन कर लेगा बहुत जल्दी। तो ये था हाइपरप्लेसिया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया सब कुछ। और इसके बाद जो है अभी एट्रोफी के बारे में बात करते हैं। एट्रोफी यानी साइज घट जाना, डिक्रीज इन साइज। तो अभी एट्रोफी कौन सा सेल दिखा सकता है? तो स्टेबल, लायबल और परमानेंट, तीनों टाइप का सेल जो है एट्रोफी दिखा सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, सेल का साइज ही बस घटना है। और ये मेकानिज़्म होता कैसे है कि इसका जो है प्रोटीन, स्ट्रक्चरल प्रोटीन, सॉरी, एक मिनट बस, ये दो स्टेप के थ्रू होता है। एक हो गया आपका स्ट्रक्चरल
प्रोटीन सिंथेसिस जो है घट जाता है, और जो है स्ट्रक्चरल प्रोटीन का डिग्रेडेशन जो है बढ़ जाता है। तो इसी कारण जो है प्रोटीन का घटती आ जाता है, तो प्रोटीन घट जाएगा तो सेल ऑटोमेटिकली श्रिंक कर जाएगा, और उसके बाद जो ऑर्गेनल्स होते हैं उसका भी सिंथेसिस घट जाता है। तो ये दो कारण के चलते जो है ये सेल का ये प्रीवियस साइज था मान लो, तो ये घट के छोटा हो जाएगा ऐसे करके। तो इसमें एग्जांपल्स हम आगे के केस में मतलब हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेसिया में जैसे दिखे थे, अभी हम थोड़ा डिफरेंटली अप्रोच लेंगे इसका। इसका जो है कॉज बेस्ड देखेंगे। तो कॉज क्या है और उसके आगे जाके होता क्या है। तो ऐसे करके पहला आ गया आपका, सॉरी, डिसयूज, यानी जब हम कोई ऑर्गन को यूज़ नहीं करते उतना, तो वो जो है धीरे धीरे जाके छोटा हो जाता है। मान लो आपका किसी का हाथ पैर टूटता है, तो जो प्लास्टर चढ़ता है तो उसके बाद एक महीना लगभग रहता है, जैसा भी है वो उस टाइम पे कोई एक्टिविटी हो नहीं पाता, तो उसका साइज़ जो है जब वो हटाया जाता है तो उसका साइज़ जो है छोटा हो जाता है। अभी हम इधर पे देखेंगे। ये जो एग्जांपल हमने दिखाया था आपको, एक्चुअल में इसी का एग्जांपल है, डिसयूज़ का, डिसयूज एट्रोफी का। कुछ रिजेंबल करते हैं, इसीलिए मैंने उधर पे ले लिया उसको आपको बस समझाने के लिए। तो ये नॉर्मल हो गया, और जब ये यूज नहीं हो पाते तो इसका जो है साइज जो है श्रिंक कर जाते हैं और ये छोटा हो जाता है। आप अप्रिशिएट कर सकते हो इधर ही। उसके बाद आते हैं एक मिनट, इसको भी सीन में ऐड कर लेते हैं। दूसरा हो गया आपका लॉस ऑफ इनर्वेशन। इधर मान लो एक मसल ग्रुप है, एक काला हो गया, एक रेड हो गया, और एक ग्रीन हो गया। तो इसमें जो है एक नर्व सप्लाई कर रहा है, इसमें ये, और इसमें ये, और इसमें जो है ये नर्व सप्लाई कर रहा है। अभी मान लो किसी कारण के चलते ये नर्व जो है डैमेज हो गया, और ये दोनों फंक्शनल है, तो ये जो रेड मसल था इसका साइज जो है छोटा हो जाएगा, और ये कुछ ऐसा हो जाएगा, और बाकी के मसल्स जो है वो जैसा के वैसे ही रहेगा। तो जब किसी मसल के नर्व सप्लाई किसी तरह से डिस्टर्ब हो जाते हैं, या फिर लॉस ऑफ इनर्वेशन कहते हैं इसको हम, तो इसी कारण जो है जो जो मसल का नर्व सप्लाई डैमेज हुआ है वो मसल जो है छोटा पड़ जाता है, और वो एट्रोफी शो करते हैं, उसका साइज घट जाता है। इसके बाद आ जाते हैं इसमिया, यानी लोअर ब्लड फ्लो जब घट जाता है किसी मसल पे, तो वो न्यूट्रिशन मिल नहीं पाते उनको, तो वो मसल जो है धीरे धीरे स्ट्रिंक कर जाता है और उसका साइज जो है घट जाता है। और लैक ऑफ न्यूट्रिशन, ये जब न्यूट्रिशन हो नहीं पाता तो ओवरऑल बॉडी का ही जो है साइज, हर सेल साइज छोटा कर लेता है। क्वाशियोरकर और मैरास्मस में ये एग्जांपल प्रोमिनेंट है। और अदर जो भी मेल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम होता है, तो न्यूट्रिशन ना मिलने के कारण उसका जो है साइज घटते रहता है। और एजिंग, एजिंग एक क्लासिक एग्जांपल है। एजिंग के चलते ब्रेन का जो है जायरस और सल्कस जो है प्रोमिनेंट हो जाते हैं। मतलब एक फ़ोटो दिखा दो आप लोगों को, ये भी रॉबिन्स से उठाया है मैंने। ज़्यादातर फ़ोटो इधर जो है वो रॉबिन्स से उठाया है मैंने। ये ये आप देख सकते हो, ये जो है किसी
यंग का ब्रेन है। तो इधर जो है ये थोड़ा मतलब भरा भरा हुआ है, और ये जितना भी ग्रूव्स है ये उतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। पर इसका जब एज हो जाता है तो ये गैप जो है वो बड़ा बड़ा हो जाता है, और मतलब ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है। आप साइड बाय साइड रख के देख सकते हो। एक मिनट में मार्किंग्स हटा देता हूँ। तो आप साइड बाय साइड देख सकते हो कि एजिंग के बाद ये एज्ड और ये यंग, तो जो है साइज जो है छोटा हो जाता है सेल का। तो उसी कारण ऑर्गन का भी जो है प्रोमिनेंट लगने लगता है जितना भी सल्कस होता है। तो मेटाप्लेसिया जो है वो हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया है कि वो फिनोमेना है जहाँ पे जो चेंज्ड कंडीशन है या फिर जो स्ट्रेस के सामने अगर अलग टाइप का सेल अगर बढ़िया मुकाबला करेगा, तो उस केस में क्या करते हैं सेल कि उसमें ट्रांसफॉर्म हो जाता है। मान लो कि यहाँ पे कोई स्क्वामस एपिथेलियम है, और इधर पे जो है एब्जॉर्प्शन वाला काम चाहिए। अभी जो स्ट्रेस आया है उनके अगेंस्ट स्ट्रेस आ रहा है मान लो, तो उनमें क्या है कि फ्लूइड ज़्यादा निकल रहा है, तो उनमें एब्जॉर्प्शन करना है या फिर कोई सिक्रेशन करना है उनके अगेंस्ट। तो वो तो स्क्वामस से होगा नहीं, तो उनके इसमें ये ऐसे कॉलमनर बन जाएगा यही सेल। और जब चला जाएगा ये स्ट्रेस, तो ये क्या करेगा वापस में इसमें ट्रांसफ़र हुआ था स्ट्रेस आने पे, और स्ट्रेस चले जाने पे ये वापस में अगली वाला स्टेज में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो इसका मेकानिज़म हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, उतना ज़रूरत पड़ता भी नहीं। हम लोग सीधे इसके एग्जांपल पे आ जाते हैं। तो इसका एक एग्जांपल तो ये हो गया कि रेस्पिरेटरी जो मतलब स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर बन जाते हैं। जो रेस्पिरेटरी रेस्पिरेटरी जो मतलब सरफेस होते हैं वो जनरली स्क्वामस एपिथेलियम होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि स्ट्रैटिफाइड बन जाता है, स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर। ये एक क्लासिक एग्जांपल हो गया। और एक जो होते हैं कि स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस को कॉलमनर बन जाता है। सॉरी, स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस, स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस टू कॉलमनर। ये दो जो एग्जांपल था इसको एक साथ एपिथेलियल कहता है। और ये मोर कॉमन है दूसरा वाले से। दूसरा वाला क्या है कि इसको मेसन कैनल भी कहते हैं, और ये ज़्यादातर कनेक्टिव टिश्यू से ताल्लुक़ रखता है। तो कनेक्टिव टिश्यू जो है वो कभी कभी क्या होता है कि मसल के अंदर, ये मान लो कोई मसल है, तो मसल के अंदर ऑसिफिकेशन या फिर जो है ऑसिफिकेशन यानी बोन फॉर्मेशन, या फिर क्या कहते हैं उसको कॉन्ड्रोसाइट्स यानी कार्टिलेज फॉर्मेशन। ऐसा फिनोमेना जब होते हैं कि मसल के अंदर, ये रेयर होते हैं लेकिन जब ये होते हैं इसको हम ये वाला मेटाप्लेसिया कहते हैं। अभी देख लेते हैं। ये जो है स्क्वामस मेटाप्लेसिया, अब देख सकते हो इधर सब के सब कॉलमनर है, पर ये बन रहा है अभी स्क्वामस। ये सब स्क्वामस बन रहा है, और कुछ कुछ कॉलमनर बाकी है, ये भी बन जाएगा अभी। और स्क्वामस से डायरेक्ट डिस्प्लेसिया हो रहा है। डिस्प्लेसिया में अब देख सकते हो इसका शेप एंड साइज कैसा बिगड़ रहा है। ये मेटाप्लेसिया था, मेटाप्लेसिया के बाद ये डिस्प्लेसिया बन रहा है। तो डिस्प्लेसिया आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। और ये जो है ऑसिफिकेशन का, तो ये तो पहले मसल था, पर धीरे धीरे ए से बी सी डी ऐसे मतलब ऑर्डर में अगर अब देखोगे
तो धीरे धीरे ये जो है ऑसिफिकेशन हो रहा है इधर इधर भी। और उसके बाद हम डिस्प्लेसिया डिस्कस कर लेते हैं। चलो, डिस्प्लेसिया मतलब जो है कुछ अलग हो जाना, यानी एबनॉर्मल डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन जब होते हैं। सेल जैसा होना चाहिए वैसा हो नहीं रहा, तो इस केस को डिस्प्लेसिया कहा जाता है। तो कॉज जनरली जो स्टिमुलाई इसका काम करते हैं, तो कुछ परसिस्टेंट इरिटेशन हो गया, या फिर क्रोनिक इन्फ्लेमेशन जो होते हैं, या फिर स्मोकिंग, रेडिएशंस, ये सब एज ए मतलब स्ट्रेस कम करते हैं। ये डिस्प्लेसिया का जो एडाप्टेशन होते हैं उसके लिए। तो इसका क्या होता है कि जो सेल होते हैं ना, मान लो ऐसा सेल था, तो इसका शेप एंड साइज जो है ऑल्टर हो जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी, ये सब जो है चेंज हो जाएगा। तो एग्जांपल पे आ जाते हैं। तो सबसे जो प्रोमिनेंट एग्जांपल है इसका, वो हो गया सर्विक्स डिस्फेसिया, अगेन ड्यू टू HPV। तो इससे क्या होते हैं, अभी हम चलते हैं उधर। तो यहाँ पे बहुत बढ़िया एक इमेज मिला मेरे को। तो सर्वाइकल डिस्प्लेसिया आप देख सकते हो, इस साइड जो है हेल्दी है ये वाला सेक्शन, लेकिन इधर धीरे धीरे जो है डिस्प्लेसिया हो रहा है। ये फर्स्ट स्टेज है, उसके बाद ये सेकंड स्टेज, और ये जो है फाइनल स्टेज। तो उनमें होता क्या है कि ये देखो नॉर्मल सेल बढ़िया रह रहा है, पर जब स्टेज चेंज होते जा रहा है, तो धीरे धीरे इसका जो है शेप एंड साइज ऑल्टरनेशन हो रहा है, और उसी तरीके से ये मैच्योर भी हो रहा है। डिस्पेसिया का थर्ड एग्जांपल जो है वो हो गया आपका, जो है क्या था, ब्रोंकियल एपिथेलियम ड्यू टू स्मोकिंग। जितने भी स्मोकिंग के अगेंस्ट जो कैंपेन चलाते हैं गवर्नमेंट एंड NGO, वो उसमें देखते हैं ना आप, लांग का टेक्सचर और जो है मॉर्फोलॉजी वो थोड़ा सा फीका सा पड़ गया, या फिर स्ट्रेन आ गया उसमें, तो कुछ वैसा है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी होता है। तो उसका देखेंगे हम डायग्राम अभी। और एक क्लिनिकल कंडीशंस भी है डिस्पेसिया का, वो एग्जांपल 4 में डालते हैं हम। बैरेट एस्फेगस, बैट्स इसमें जो है ईसोफेगल लाइनिंग का जो सेल है वो शेप एंड साइज चेंज करते हैं। और जो नॉर्मल ईसोफेगस जो कि छोटा सा छेद रहते हैं ईसोफेगल ओपनिंग का, वो कुछ बड़ा टाइप का हो जाता है। और ये आजू बाजू का जो सेल है इसका मॉर्फोलॉजी भी चेंज हो जाता है। तो इसका डायग्राम देख लेते हैं हम अभी। ये रहा इस ब्रोंकियल एपिथेलियम ड्यू टू स्मोकिंग, ये फर्स्ट स्टेज है। तो जैसा नॉर्मल दिख रहा है, पर अभी स्मोकिंग के कारण ये थोड़ा सा जो स्ट्रेन आने लगा इसमें। और इसके बाद इसमें इसमें तो और ज़्यादा आ रहा है, और इसमें भी ये मतलब ग्रेजुअल जो है स्मोकिंग के कारण डैमेज होता जा रहा है, और जो है इनका मॉर्फोलॉजी भी चेंज होते जा रहा है। और इसके आगे ये बैरेट स्पेगस का है, ये नॉर्मल देख सकते हो आप। नॉर्मल में जो है ऑलमोस्ट क्लोज रहता है, और जो है इसका डिस्पेजिया के बाद
जो है इसका सेल का मॉर्फोलॉजी वगैरह चेंज हो गया, और ये श्रिंक भी कर जाते हैं थोड़ा सा, तो ओपनिंग ऐसे ओपन हो जाता है। और जो फूड बोलस इधर जो स्पिंक्टर रहता है, स्पिंक्टर ऑफ गैस्ट्रोइसोफेगल स्पिंक्टर, वो उतने अच्छे से काम भी नहीं कर पाता है, और खाना जो है डायरेक्ट स्टोमक में चला जाता है इस केस में, बोलस जो रहता है। तो ये था वीडियो, और लास्ट में थैंक यू फॉर वॉचिंग। और एक ज़रूरी बात, मैं फर्स्ट टाइम जो है टीचिंग ट्राई कर रहा हूँ, तो आई नो बहुत सारी कमियां हैं, मतलब वो सब आप पॉइंट आउट कीजिए, और मैं मतलब आई एम एक्सपेक्टिंग सम क्रिटिसिज्म एंड क्रिटिसाइज करिए, और जो भी मतलब कमियां हैं वो आप पॉइंट आउट कीजिए। आई एम लुकिंग फॉर इम्प्रूवमेंट, नो। थैंक यू ऑल।